Good morning, students. Today we are going to discuss our third chapter of book Hornbill, Discovering Tut. The saga continues. First of all, let me tell about the background of the chapter. इस चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे वो इजिप्ट के बहुत ही फेमस एक राजा हुए हैं। राजा को इजिप्ट में फ़राओ बोलते हैं और उनका नाम है टटन खातन। टट भी बोलते हैं उनको। एक्चुअल में उनकी एज टीन एज में उनकी डेथ हो गई थी और बड़े सारे डाउट, बड़े सारे मिस्टीरियस डेथ थी कि क्या हुआ, ऐसा उनकी डेथ क्यों हुई, किस एज में हुई, एक मिस्टीरियस एक रहस्य बना हुआ था। 1922 में हार्वर्ड कार्टर ने उनकी मम्मी को ढूंढ निकाला। मतलब कि वो एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनके साथ में एक और फ्रेंड थे। उन्होंने बहुत बहुत टाइम तक पूरा सर्च करके उनके टॉम को ढूंढा और उसके बाद उन्होंने उसकी मम्मी को भी वहाँ पे टॉम से बाहर निकाला और कुछ रिकॉर्ड्स वगैरह उसने, कुछ डिटेल्स वगैरह उसने गैदर की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें कन्फ्यूजिंग सी है। जो चैप्टर है आपको एक तरीके से एक सीक्वेंस वाइज नहीं है, रिलेट नहीं हो पा रहा। पहले बात तो आप दो चीज़ें समझिए, तीन चीज़ें, एक टॉम, एक कफिन, एक मम्मी। टॉम होता है मकबरा, समाधि जहाँ पर होती है, तो बहुत बड़ा टॉम हो सकता है। कफिन होता है जिसके अंदर हम डेड बॉडी को लेके जाते हैं, दैट्स कफिन। आपने कहीं मूवीज में देखा होगा, आपने गब्बर इज बैक मूवी में देखा है, वो अक्षय कुमार वो जो अपने दादाजी को लेके जाता है वैन में ना, कफिन बॉक्स टाइप होता है लंबा सा। मम्मी क्या होती है? मम्मी डेड बॉडी होती है जो कि कपड़े से लिपटी, कपड़ा भी नहीं होता, वो सन होता है। सन आप समझते हैं, काइंड ऑफ रोप। सन जैसे हमारा कॉटन होता है, ऐसे प्लांट होता है। और तो लाइनन बोलते हैं सन को। गांव में कई बार आप देखते हैं ना, गांव में अगर हम बात करें, सन की खाट होती है, एक दाब की खाट होती है, एक बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जो विलेज से बिलोंग करते हैं। तो सन की खाट होती है, एक तरह कॉटन टाइप होता है, तो उसकी पट्टियों से जो पूरा लपेट के उस मम्मी को, आप कई सारी मूवीज में आपने देखा होगा, मम्मी जो होती है लिपटी हुई होती है, रैप्ड होती है, वो मम्मी होती है। अब इस चैप्टर में एक्चुअल में जो है, चैप्टर शुरू होता है जनवरी 2005 से। 2005 में जाही हवास जो सेक्रेटरी थे, उनको जिम्मा दिया गया था उस मम्मी को स्कैन करने का, पहली बात। उसी के बाद फिर चैप्टर चला जाता है 1922 में। हार्वर्ड कार्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। कब? 1922 में, जैसे हार्वर्ड कार्टर ने उसको मम्मी को ढूंढा था और फिर कुछ डिटेल्स गैदर करने के लिए उसको मम्मी को उसके टॉम से अलग किया था, उसकी कफिन से अलग किया था। उसके बाद फिर उसकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात होती है कि किस तरीके से उसकी फैमिली, उसके दादाजी, उसके पिताजी, कैसे उन्होंने राज किया। और फिर लास्ट में चैप्टर जो मेन जो शुरू हुआ था 2005 में, जो उसका स्कैन होना था, फिर लास्ट में वहीं पे वो स्कैन के बारे में, स्कैन हो जाने के बाद वो खत्म हो जाता है। बीच में चैप्टर में एक और पॉइंट आता है, वो थोड़ा आर्कियोलॉजी और कुछ सोफिस्टिकेटेड टूल्स के बारे में बात करते हैं, जो मॉडर्न टूल्स हम मेडिकल साइंस में यूज करते हैं। तो 4 पॉइंट्स हमको अपने माइंड में याद रखने हैं, तब थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है चैप्टर का वो खत्म हो जाता है। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो इजिप्ट में डेड बॉडी को दफनाया जाता था, तो उसको दफनाने के बाद, उसको पूरा कवर कर देने के बाद कुछ मंत्र रिसाइट करते थे वहाँ के जो भी लोग होते थे, और वो ये मानते थे कि वो मंत्र बुन दिया उन्होंने उसके ऊपर। उसके बाद कहते थे अगर कोई भी अब इस ये रेस्टिंग प्लेस हो गया, यानी पे जहाँ पर आत्मा, वो बॉडी सो रही है, रेस्ट कर रही है, अगर उसको कोई डिस्टर्ब करेगा, उसको खो देगा या कुछ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ बुरा हो गया, तो उसकी डेथ हो जाएगी या कुछ ना कुछ कैलेमिटीज, कैलेमिटीज मतलब कुछ बुरी चीजें उसके ऊपर होंगी, ऐसा मानते थे। तो इस चीज को वो लोग कर्स ऑफ फेराहो मानते थे। फेराहो होता है किंग, राजा, कि अगर कोई डिस्टर्ब करे किसी आत्मा को तो उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएगी। तो हम वो डिस्कस करते हैं कि जिस दिन 2005 में 6 बजे जनवरी में, सर्दी का मौसम होता है, तो जैसे उसको स्कैनिंग के लिए जो ले जाया गया था उसकी मम्मी को, तो तभी बहुत ही हवा जो थी बहुत तेज चलनी शुरू हो गई, बड़े काले काले बादल पूरे आसमान में छा गए, क्योंकि अब इस मम्मी का स्कैन होना था, जिसमें बहुत सारी मिस्ट्रीज थी, जो तकरीबन 3300 ईयर्स एगो जिसकी डेथ हो गई थी, यानी इस ततन खातन राजा टट की, तो उससे जुड़ी डेथ की जो कुछ मिस्टीरियस थिंग्स थी, उनका खुलासा हो जाना था स्कैनिंग के बाद।
फिर आगे राइटर बताता है कि जिस दिन वो शाम को होना था स्कैन, तो 6 बजे, उस दिन पूरा दिन दोपहर को बहुत सारे लोग दूर दूर से डिफरेंट कंट्रीज से वहां पर आए, और जो जहाँ पे वो टॉम था जो रॉक को काट के बनाया गया था, तो वो तकरीबन 26 फीट नीचे था। और वहां पर उसकी जो टॉम की जो दीवारें थी, जो ब्यूरियल जो चैम्बर थे, उस पर सब देख रहे थे, अलग अलग तरीके की कई सारी शेप थी, कई सारी पिक्चर्स वहां पर थी। तो कुछ विजिटर्स वहां पर आए थे, कुछ गाइड बुक्स में कुछ पढ़ रहे थे, कुछ लोग बिल्कुल साइलेंटली खड़े हुए थे, कुछ सोच रहे थे कि उसकी ऐसे अनटाइमली डेथ कैसे हो गई उस टाइम पे, और कुछ लोग जो है वो सोच रहे थे फेराव के कर्स के बारे में, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि फेराव का कर्स जो कि डिस्टर्ब करेगा किसी रेस्टिंग सोल को, जो सोल, जो आत्मा जो रेस्ट कर रही होती है उसको। फिर जो मेन एक्चुअल में जो जाही हवास, जो कि सेक्रेटरी जनरल थे इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज के, तो उन्होंने देखा उसको, मम्मी को झुक के देखा, और फिर बोला कि ये जो 1920s में, मतलब 20 के दशक में, डेकेड में, यानी 1922 में जो हावर्ड कार्टर ने किया, उसकी वजह से जो मम्मी की हालत है वो बहुत खराब है। तो फिर जो चैप्टर है वो 1922 में चला जाता है। 1922 के, अभी 2005 में शुरू बात चल रही है, फिर 1922 में जिस वक्त हावर्ड कार्टर ने उस टॉम को सर्च किया था, और फिर क्या उसने बताया कि ये एक सबसे बड़ा रिचेस्ट कलेक्शन था, जितने भी कंटेंट उसके साथ दफनाए गए थे वो सारे के सारे कंप्लीट थे। और उसके बाद ये भी माना जाता था कि कई सारी जो आर्टिफैक्ट्स और कई सारी गोल्ड की चीज़ें, उनकी ब्रिलियंस जो थी, वो इस चीज़ की गारंटी करते थे कि ये राजा दोबारा जन्म लेगा, और जन्म लेने के बाद यानी पुनर्जन्म होगा उसका, रिसरेक्शन उसको बोलते हैं, उसका पुनर्जन्म होगा, और उसके बाद जो सेम वेल्थ है उस वेल्थ के साथ वो पैदा होगा। उसके साथ राजा के साथ बहुत सारी और डेली रूटीन की जो चीज़ें थी वो भी दफनाई जाती थी, जैसे रेजर हो गया, क्लॉथ्स वगैरह हो गए, और खाने के बॉक्सेस, वाइन के बॉक्सेस, वो सारी की सारी चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी। उसके बाद फिर उन्होंने पूरा रिकॉर्ड बनाने के बाद कि कितना जो ये ट्रेजर था, फुनरी ट्रेजर, यानी जो इसका मतलब क्या हुआ कि दफनाने के साथ जो चीज़ें दफनाई गई थी वो कितना सामान निकला, उसका पूरा रिकॉर्ड बनाने के बाद फिर उसने एक 3 नेस्टेड जो कफन्स थे, वो कफन्स जो मैंने अभी आपको बताया, वो उन्होंने खोलने शुरू किए। और फिर एक कफन के बाद कफन जो पहला उन्होंने खोला, तो उसमें उन्होंने गार्लैंड्स देखी विलो की, ऑलिव लीव्स थे, वाइल्ड सेलरी, लोटस की पेटल्स थी, कॉर्न फ्लावर्स थे। तो कुल मिला के ये सब चीज़ें जो प्लांट्स थी या लीव्स थी या फ्लावर्स थी, ये चीज़ इंडिकेट करती थी कि जो उसको दफनाया गया था वो मार्च और अप्रैल के महीने में दफनाया गया था। इट मीन्स कि ये जो प्लांट्स या फ्लावर्स हैं मार्च और अप्रैल के महीने में ग्रो करते हैं इस वक्त, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। उसके बाद फिर फाइनली जो था वो मम्मी पे पहुंचा, और मम्मी जो थी वो बिगेस्ट प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जो एक रिचुअल जो रेजिन गोंद होता है, जो आपने गोंद देखा होगा, बड़ा हार्ड सा, तब सूख जाता है तो जम जाता है, वो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो बड़ा हार्ड हो गया था, और उसकी बॉटम थी, कफन की बॉटम जो थी, उस पर वो चिपक गया था उसके साथ, गोल्ड की थी वो पूरी की पूरी, गोल्ड कफन, और कितनी भी ताकत से वो कोशिश करे तो उसको बिल्कुल भी निकाल नहीं सकते थे। तो अब कार्टर ने लिखा गवर्नमेंट को कि अब क्या किया जाए, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है इसको निकालना। उसने कई स्ट्रैटेजीज यूज की। स्ट्रैटेजीज क्या किया उसने, बड़ा जोर से पहले तो जो बाहर निकाला उसने मम्मी को, और बहुत ज़्यादा 149 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में, इतना टेम्परेचर था सनशाइनिंग का, उसने बाहर रख दिया कि शायद जो ये गोंद है, जो रेजिन है, ये थोड़ा लूज हो जाएगा और वो मम्मी को उस कफन से बाहर निकाल पाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसको लिखना पड़ा कि जो मटेरियल है उसको चिसल्ड अवे होता है, छेनी होती है। अब छेनी हम काटते हैं, कई बार आपने देखी होगी, लोहार के पास होती है, हम किसी चीज़ को कट करते हैं, उससे लोहे की बनी होती है वो चीज़, उस चीज़ों को काट के अलग करते हैं। तो उसने जो था उसको यूज किया, और उसके पार्ट्स को जो उसके जो पार्ट्स थे, जो बॉडी के जो पार्ट्स थे, उन सबको कलेक्ट करने के लिए। फिर आगे फर्दर डिस्क्राइब हुई 1922 कावड़ के बारे में बात चल रही है कि उसने फिर दोबारा से ये लिखा गवर्नमेंट को कि ये उसने जो था उसको, हालांकि बहुत बैडली, उसने कोई ऑप्शन नहीं बचा था, उसने मम्मी को बहुत बुरी तरीके से एक फ्रीली उसको काट दिया कि उनके पास कोई रास्ता नहीं था उसके अलावा, क्योंकि अगर वो उसको उसी कंडीशन में छोड़ देते उस रात के लिए, उस दिन के लिए, तो क्या होता, फिर जो चोर आते वो गार्ड्स वगैरह को धोखा देके और जो सोना वगैरह वहां से चुरा ले जाते और भी बुरी कंडीशन कर देते उस मम्मी की। तो ही हैड नो अदर वे एक्सेप्ट चिसल्ड अवे द मम्मी। अब फिर वो आगे डिस्क्राइब करता है कि उसमें जब वो
दफनाया गया उस मम्मी में, जो टॉम को जब खोदा गया उसमें बहुत सारी चीजें उसके साथ दफनाई गई थी। कई सारी उसमें उन चीजों के नाम है, जो प्रीशियस स्कॉलर्स थे, इनलेट नेकलेस, ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एम्यूलेट्स, एप्रन, सैंडल्स, बहुत सारी चीजें उसके साथ दफनाई गई थी। और कुल मिला के जो मोस्ट इंपोर्टेंट कफन एंड मास्क, ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, सारे के सारे प्योर गोल्ड के बने हुए थे। तो उनके पास कोई रास्ता नहीं था कि जब उन्होंने उसको सीसल लगे छेनी से उनके काट के सेपरेट किया, उन्होंने जो मेजर मेजर जॉइंट थे सारे उन्होंने काट के, और फिर एक बॉक्स में, एक वुडन बॉक्स वो लाए जो कि सैंड उसके ऊपर रख दी। फिर उनको जो था, जो डैमेज पार्ट जो कट गया उनको वो थोड़ा कंसील हो जाएगा वो, तो उस पर उसने सेट कर दिया पूरा का पूरा। पार्ट्स को तो काट दिया, लेकिन अब उसको पूरा का पूरा फ्रेम देना था बॉडी को जिस तरीके से, तो वहां पे उनको उसकी उस सेम जगह पे उनको प्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में वो डिस्कस करता है कि जो आर्कियोलॉजी है, आर्कियोलॉजी क्या होता है, पुरातत्व विज्ञान हम उसको बोलते हैं। जो पुरानी जो चीजें हैं, दफनी हुई हैं, गड़ी हुई हैं, उनके बारे में, बहुत पास्ट के बारे में जो चीज खुदाई होती है, कुछ होते हैं, उनके बारे में डिटेल्स जो गैदर करता है डिपार्टमेंट, वो होता है आर्कियोलॉजी। तो वो कहता है आर्कियोलॉजी बहुत चेंज हुई है। पहले जो फोकस करते थे वो करते थे कितना खजाना निकला, कितने आइटम्स निकले, लेकिन आजकल आर्कियोलॉजी इतना फोकस नहीं करती उन सब चीजों पे, बल्कि वो मिस्ट्रीज की डेथ के क्या किस क्यों डेथ हुई है, तो जो इंट्री केसेस हैं उसके डेथ के पीछे, उनके बारे में ध्यान रखती है। वो डिटेल्स गैदर करने में ज्यादा फोकस करती है, और दूसरे बड़े सारे सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज करती है मेडिकल टेक्नोलॉजी के। उसके बाद वो बताता है एक और, फिर 1968 में, तकरीबन जब 40 इयर्स के बाद, कार्टर ने डिस्कवरी किया था 1922 में, फिर 68 में वो बात करते हैं कि एक प्रोफेसर थे एनाटॉमी की, एनाटॉमी होता है शारीरिक विज्ञान, जो पूरा पूरा स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, तो उन्होंने एक्सरे किया था उस तट की जो मम्मी थी, इसी का ही सेम बॉडी का मम्मी किया था 40 इयर्स के बाद। तो उसमें कई सारे बड़े सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आए थे। क्या था कि जो चेस्ट के सामने जो रेसिन था, उसकी बात करें कि जो उसकी ब्रेस्ट बोन थी और फ्रंट रिब्स थी वो मिसिंग थी। लेकिन अब राइटर फिर प्रेजेंट की बात करता है, क्योंकि अब उसका क्या होना था, सीटी स्कैन होना था। ये एक्सरे की बात की 1968 में, तो सीटी स्कैन में वो कहता है कि अब सीटी स्कैन जो होता है उसको कंप्यूटेड टोमोग्राफी हम बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारी एक्सरेज को क्रॉस सेक्शन में टुगेदर स्लाइसिस में जो था, एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी क्रिएट की जाती है, और काफी उससे वो मतलब मॉडर्न टेक्निक है एक्सरे से। और मेन जो था कि शायद ये कि जो एक पहेली बनी हुई थी उसको सॉल्व कर पाए। जो मेन 2 क्वेश्चन थे जो अभी तक लिंगर ऑन थे, जो अभी तक डिले हो रहे थे, कि उसकी डेथ कैसे हुई, और जब उसकी डेथ हुई टटेनखातेन की, तो उसकी उम्र कितनी थी। फिर आगे चैप्टर चला जाता है उसके पास्ट के, उसकी फैमिली के बारे में। वो कहता है कि उसकी फैमिली जो थी, उसकी जो डेथ थी, एक बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत बड़ा इवेंट इसलिए एक डिवाइस जो था उसके डेथ इवेंट क्या था कि उनकी जो पूरा वंश था, जो डायनेस्टी थी, उनमें वो लास्ट हायर थे, लास्ट उनके एक तरीके से उत्तराधिकारी थे। उनके बाद कुछ भी क्लियर नहीं था कि कौन आया क्या हुआ। तो फिर वो डिस्क्राइब करते हैं कि जो उनके दादाजी थे, टटन, जिसकी हम बात करें टटन खातन के, किंग टट की, उनके दादाजी थे वो एमेनहॉटेप थर्ड थे। तो वो तकरीबन 40 इयर्स तक उन्होंने बहुत अच्छे से राज किया, बहुत बढ़िया से राज किया, और वो गोल्डन एज था। उसके बाद एमेनहॉटेप थर्ड के बाद फिर उनके बेटे एमेनहॉटेप फोर्थ आए, जिन्होंने अपना नाम अखेनातेन भी रख लिया था। तो उन्होंने जब शुरू किया इस राज को करना, तो उन्होंने काफी सारे चेंजेस लेके आए एक तरीके से। तो उन्होंने जो पहले वर्शिप करते थे, अब देवी देवताओं को मानते थे, वो एटन को मानते थे। एटन का मतलब हो सन डिस्क। सन डिस्क मीन्स आप एक तरीके से सूरज देवता कहते हैं। सूरज के पीछे आप कहीं पर देखते हैं, मूवीज में देखते हैं, जो भगवान होते हैं उनके पीछे एक बिल्कुल सर्कल सा होता है, सूरज टाइप, दैट काइंड ऑफ सर्कल। तो सन डिस्क हम उसको कहते हैं, वो उसको मानते थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो अपना जो नाम था वो अखेनातेन कर लिया। क्या नाम था उनका, एमेनहॉटेप फोर्थ, लेकिन अखेनातेन कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, सर्वेंट ऑफ एटन। एटन जो गॉड है, जो देवता है। फिर उन्होंने अपनी जो रिलीजियस कैपिटल थी वो उन्होंने वहां से चेंज कर दी। वो थेब्स थी पहले, थेब्स के बाद उन्होंने थेब्स की बजाय क्या कर दी उसको, अखेनातन ने अमेरना, तो ये उसने चेंज किया। फिर उसने और कई सारे शॉकिंग और गलत चीजें की। जो उसने क्या किया, जो अमेन, जो उससे पहले जो उसके फादर थे, यानी कि जो टट के दादाजी थे, वो एमन देवता को मानते थे। एमन हम कह सकते हैं एक तरीके से गॉड है, वो भी मतलब वायु देवता। हम अगर मोटा मोटा हम बात करें तो एटन को हम कह सकते हैं सूर्य देवता, और एमन को हम कह सकते हैं वायु देवता। ठीक है। तो अब उसने क्या किया अखेनातन ने, यानी कि
इस किंग के फादर ने, जो उनकी जो इमेजेस थी, जो उनकी जो और आइडल्स थी, वो सारी की सारी उन्होंने तुड़वानी शुरू कर दी, और जो टेम्पल्स थे उन्होंने बंद करवाने शुरू कर दिए। एक बार रे जॉनसन जो डायरेक्टर थे शिकागो यूनिवर्सिटी के, उन्होंने बोला भी था कि ये एक अखिनातन जो है बड़े वैकी से हो गए हैं, एक फैमिली जितनी इतने सालों तक बहुत अच्छे से काम किया है, वो एक तरीके से अब एंड की तरफ आ गई है, बिकॉज ऑफ जो अखिनातन वैकी हो गया है। वो वैकी का मतलब एक तरीके से पागल हो गया है। तो ये जो उसकी हरकतें थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि क्या उसने बोला और क्यों बोला रे जॉनसन ने अखिनातन के बारे में। उसके बाद फिर वो बात करते हैं वास्तव में कि कुछ एक उसके बाद फिर एक और राजा है सेमन कैकरे, को खास वो अपना एग्जिस्टेंस नहीं बना पाए। उसके बाद फिर सबसे कम उम्र में टटन खातेन, जिसकी हम बात करें, जिसके बारे में चैप्टर है, वो आए और तकरीबन 9 साल तक उन्होंने राज किया। और उन्होंने क्या इंश्योर किया कि सबसे पहले आते ही अपना जो नाम था वो उसने चेंज किया, टटन खातन की बजाय टटन खामन कर लिया। टटन खामन का मतलब होता है लिविंग इमेज ऑफ एमन। एमन देव यानी कि जो दादाजी उसकी जिस चीज की पूजा करते थे, उसने अपने दादाजी वाले रास्तों को अपनाया, रिस्टोर किया अपने उन रास्तों को। और फिर 9 साल राज करने के बाद, 9 साल के बाद फिर वो अनएक्सपेक्टेडली उसकी डेथ हो, कुछ पता नहीं, मिस्टीरियस वे में डेथ हो गई, क्या रहस्य था, कैसे डेथ हुई। उसके बाद फिर चैप्टर जो है प्रेजेंट में आता है, जब उसका स्कैनिंग की बात चल रही है, स्कैन होना है। वो कहता है कि बहुत सारी ममीज हैं इजिप्ट में, और कितनी है कोई नहीं जानता, लेकिन 2003 तक तकरीबन 600 ममीज को गवर्नमेंट जो है वो ढूंढ चुकी थी। और मेन फेज क्या था, सबसे पहले उन ममीज को ढूंढना था, और सेकंड फेज में उसको उन सबको स्कैन करना था। और जो टटन खातन की जो मम्मी थी, वो पहली मम्मी थी स्कैन होने के लिए। उसके बाद जो एक नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड सीमंस, जो कि मैन्युफैक्चरर थी इस मशीन की, उसने वो जो सिटी स्कैन की जो मशीन है वो डोनेट की। और उसके बाद जो था उसका मम्मी का स्कैन किया गया। सिटी स्कैन जब हुआ तो तकरीबन 1700 डिजिटल एक्सरेज की इमेजेस सेक्शन वाइज जो थी वो की गई, और 0.62 मिलीमीटर की स्लाइसिस में बड़ी इंट्रिकेट सी स्ट्रक्चर्स जो है सामने आई, कड़ी कुछ एक अजीब सी डिटेल भी सामने आई इमेज की। और सब जो बॉडी का हर एक पार्ट था वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया गया। और वहां पर मेन जो 3 स्पेशलिस्ट जो डिपार्टमेंट थे, रेडियोलॉजी के डिपार्टमेंट के आदमी भी वहां पर थे, फॉरेंसिक क्या होता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में आपको बता दूं, इसका जो ये फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए ये उसका बार बार स्कैन किया जा रहा था कि क्या था। फॉरेंसिक होता है जो क्राइम से जुड़ी हुई डिटेल को सॉर्ट आउट करते हैं फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, और उसको फिर एक तरीके से कोर्ट वगैरह में पेश करते हैं, भी ये मेन चीज थी। तो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट था। और एनाटॉमी यू नो वेरी वेल, जूलॉजी में होता है, शारीरिक विज्ञान। तो ये सारे के सारे लोग वहां पर थे देखने के लिए क्या हो रहा है। अब फिर वो बताते हैं कि जिस रात जो उसका स्कैन हुआ, रात का मतलब अभी 6 बजे आए सभी के सब करने के लिए, तो उस रात में जो स्कैन प्रेजेंट में हम चल पड़े हैं, प्रेजेंट में हुआ, तो उसको जो जाही हवास के जो भी आदमी थे, वो उसको एक तरीके से उसके बॉक्स से जो कफन था उसको एक तरीके से पाल बियरर, जैसे पाल की लेकर जाते हैं ना, एक रैंप पे स्टेयर की तरह, तो वो उसको जो लोग थे वो स्कैन करने वाले, वो उसको लेकर और ऊपर गए। पूरा एक हाइड्रोलिक ट्रेलर हम कह सकते हैं, ट्रेलर आप समझते हैं, जिसको हम कहीं गांव में ट्राला बोलते हैं, कई बार ट्राला, वो ट्रेलर, तो उसमें चढ़ाया। और उस ट्रेलर के अंदर जो था स्कैनर रखा हुआ था, मतलब 26 फुट गहरा, अगर आप देखेंगे रैंप की फॉर्म में उन्होंने एक सेटिंग बनाई, और ऊपर वो लेकर चले गए। और उसके बाद 20 मिनट्स के बाद क्या हुआ कि 2 आदमी आए नियर बाई ऑफिस से, और वो फटाफट वापस जो थे एक वाइट प्लास्टिक फैन लेकर, एक पेयर। क्योंकि एक बड़ी इतने महंगा $1 जो 1 मिलियन का स्कैनर जो था वो जैम हो गया था बिकॉज ऑफ सैंड इन द कूलर फैन। और ये एक गार्ड ने बोला कर्स ऑफ फेराहो, मजाक में, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कर्स ऑफ फेराहो, मैंने आपको बताया कि इनके ये जानबूझकर फेराहो का कर्स है, तुम इसको डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम इसको स्कैन करने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारा स्कैन, तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। जो बिगिनिंग में हमारी बात हुई थी कर्स ऑफ फेराहो। और थैंक गॉड कि जो सब्स्टिट्यूट जो फैंस थे उन्होंने अच्छे से काम किया, और पूरा प्रोसीजर स्कैनिंग का कंप्लीट हो गया। और टेक्नीशियंस जो थे तकरीबन 3 आवर्स, लेस देन 3 आवर्स उन्होंने काम किया, और फिर वापस उसके कफिन को जो था वापस जहां पर वो टॉम में रेस्टिंग प्लेस में था, वहीं पर जाकर उसको सुला दिया, एक तरीके से वहीं पर जाकर उसको प्लेस कर दिया। अब जो टेक्नीशियन था वापस जाके, जब आप देखते हैं कि स्कैन होता है और उसके बाद फिर एक स्क्रीन पर
मॉनिटर पर, कंप्यूटर पर कुछ इमेजेस क्रिएट हो जाती हैं। तो कंप्यूटर पर वो इमेज क्रिएट हुई, तो टेक्नीशियंस ने वो बहुत अच्छे से उनको देखी घुमा के चारों तरफ से, तो नेक वर्टिब्रे जो थी बिल्कुल एकदम क्लियर थी, जैसे कि एनाटॉमी की क्लास में होता है। और हाथ की जो हड्डियां वगैरह थी वो भी क्लियर थी, रिब केसेस सब, और कई सारे एक जो खोपड़ी के जो इमेजेस ली गई थी वो सारे के सारे बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हुआ। तो सब कुछ अच्छे से फिनिश हो गया। अब जाई हवास बड़े आराम से कुर्सी पे बैठ के फिर वो कहते हैं, हंसते हैं थोड़ा सा और बड़ा रिलीफ की सांस लेते हैं कि मैं पिछले एक नाइट से सोया नहीं हूँ, अब मैं बड़ा आराम से टेंशन फ्री सोऊंगा। क्यों क्यों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी वैसा क्यों बोलते, क्योंकि उसको पहली बात तो ये डर था कि कर्स ऑफ फेराहो कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कुछ क्लैमिटी, कुछ दुर्घटना, किसी की डेथ वगैरह ना हो जाए। तो सबसे पहले अलग सब कुछ जो था बिल्कुल एकदम से ठीक ठाक स्मूथली निकल गया था, और जो सिटी स्कैन की जो रिपोर्ट आई वो भी बहुत क्लियर थी एकदम से। तो कुछ भी ऐसा स्ट्रेंज नहीं हुआ था उस किंग के साथ। अब लास्ट में जब ट्रेलर से उसको उतार दिया, डिसेंड कर दिया और वहीं से जाकर उस सैंडी ग्राउंड में जाकर उसको रख दिया, तो जो हवा थी, आप अभी जब शुरू हुआ तो क्या हुआ था, हवा बहुत तेज थी, बादल उमड़ आए थे। अब वो हवा जो थी, ठंडी हवा जो थी, बिल्कुल वो कूल हो गई, शांत हो गई, जैसे कि वो खुद उसकी डेथ हो गई है। जो वैली जो थी, डिपार्टेड वैली ऑफ डिपार्टेड हम कह सकते हैं उसको, सिमेट्री, कब्रिस्तान उसको हम बोलते हैं। और ठीक उसके सामने, उसके एंट्रेंस पे जो तट का जो टॉम था, जो उसका समाधि थी, ओरियन एक देवता वहां पर खड़े थे। ओरियन जो होता है एक कॉन्स्टलेशन मानते हैं वो, कि इजिप्टियंस मानते हैं कि वो एक ऑसिरिस की सोल है, आत्मा। ऑसिरिस एक देवता है जो कि आफ्टर लाइफ, मतलब डेथ के बाद का जो देवता है, जो कि बॉय किंग को, उस यानी स्टट को जो है वो वॉच कर रहा था। तो हमारा ये चैप्टर खत्म होता है आज। क्वेश्चन आंसर आप डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन आंसर मैंने आपको ऑलरेडी भेज दिए हैं, आप उनको स्टडी करेंगे और जो डाउट होंगे आप मुझसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।